हेलो दोस्तों, इंडिया की करंट अफेयर्स की 5 की सीरीज में हमने दोस्तों इसका पहला सेट देख लिया है। दोस्तों आज हम लोग दोस्तों इसका दूसरा सेट देखते हैं। चलिए दोस्तों दूसरा सेट पहले शुरुआत करते हैं। पहले सवाल पे अगर दोस्तों चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आते हैं दोस्तों पहले सवाल पे। पहला सवाल करा है कि निम्न में से कौन सा मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है। दोस्तों तो भारतीय नागरिकों को जो प्राप्त है दोस्तों आपका अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16 एवं अनुच्छेद 19 तथा आपका अनुच्छेद 29 तथा अनुच्छेद 30, ये सारे दोस्तों जो मूल अधिकार है यह केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। दोस्तों अनुच्छेद 29 करता है कि अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि, संस्कृति का संरक्षण तथा अनुच्छेद 30 कहता है कि शैक्षणिक एवं शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना अल्पसंख्यकों के विषय में दोस्तों अनुच्छेद 30 कहता है। आते हैं अगले सवाल पे। अगले सवाल दोस्तों आपका कह रहा है कि निम्न कथनों पर विचार करें। एक बार देख लेते हैं कथन को। कह रहा है कि इनमें से कौन सा कथन गलत है। दोस्तों तो इसमें आपका जो उपयुक्त सभी कथन गलत है। एक बार देख लेते हैं कौन कौन से क्या क्या कह रहा है कि राज्यसभा का सदस्यों का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है। दूसरा कह रहा है कि राज्यसभा के सदस्यों के लिए कम से कम 35 वर्ष का आयु होना आवश्यक है। तीसरा नंबर पर कह रहा है कि राज्यसभा अस्थायी सदन है लेकिन इसके 1/4 सदस्य प्रति दूसरे वर्ष पदमुक्त हो जाते हैं। दोस्तों यह राज्यसभा के संबंध में दिया गया है। दोस्तों तो राज्यसभा के संबंध में हम लोग दोस्तों जानते हैं कि राज्यसभा एक अस्थायी सदन है जिसका विघटन नहीं होता है। इसके सदस्यों का कार्यकाल दोस्तों 6 वर्षों का होता है, जिसमें प्रत्येक सदस्य 2 वर्ष पर प्रत्येक 2 वर्ष पर इसके 1/3 सदस्य पदमुक्त होते हैं। अगला सवाल कर रहा है कि धन विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने दिनों तक रोक सकती है। दोस्तों तो धन विधेयक को राज्यसभा अधिकतम 14 दिनों तक रोक सकती है। दोस्तों तो धन विधेयक के संबंध में थोड़ा देख लेते हैं। दोस्तों धन विधेयक की चर्चा आपका अनुच्छेद 110 में दिया गया है तथा दोस्तों कोई भी विधेयक धन विधेयक है इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। आते हैं दोस्तों अगले सवाल पे। अगले सवाल दोस्तों कह रहा है कि कोई व्यक्ति उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने का पात्र होगा जब वह उपयुक्त कथन में कौन सही है। दोस्तों तो इसमें आपका केवल 1 नंबर जो है आपका सही है। एक बार देख लेते हैं। कहला है कि भारत राज्य क्षेत्र में कम से कम 10 वर्षों तक न्यायिक पद धारण किया हो या लगातार 10 वर्ष तक उच्चतम में प्रत्येक राज्य में दोस्तों एक उच्च न्यायालय होगा। इसका वर्णन दोस्तों आपका अनुच्छेद 214 में दिया गया है तथा दोस्तों उच्च न्यायालय को गठन संबंधी परिचर्चा आपको अनुच्छेद 216 में दिया गया है। आते हैं दोस्तों अगले सवाल पे। अगले सवाल आपको कह रहा है कि वित्तीय आपात उद्घोषणा का अनुमोदन करने वाले संकल्प सदन के दोनों सदनों द्वारा कितने माह के भीतर होना चाहिए। दोस्तों तो यह होना चाहिए आपको 2 माह के भीतर। एक बार देख लेते हैं दोस्तों तो राष्ट्रीय आपात वित्तीय आपात से जुड़ा हुआ सवाल है। राष्ट्रीय आपात जिसका वर्णन आपका अनुच्छेद 352 में है तथा राष्ट्रपति शासन जिसका वर्णन आपको 356 में है तथा वित्तीय आपात जिसका वर्णन आपका 360 में है। आते हैं दोस्तों अगले सवाल पे। अगले सवाल दोस्तों कह रहा है कि भारत में पहली बार केंद्र सरकार के विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया। दोस्तों तो यह प्रस्ताव आपको लाया गया था आपको वर्ष 1963 में, जो आपको ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। आते हैं दोस्तों अगले सवाल पे। अगले सवाल दोस्तों कह रहा है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व के परिवर्तन के लिए किस अनुच्छेद में उपबंध किया गया है। दोस्तों तो यह राज्य के नीति निर्देशक तत्व के परिवर्तन के लिए आपका अनुच्छेद 37 में किया गया है। एक बार देख लेते दोस्तों अनुच्छेद 38 क्या कहता है। अनुच्छेद 38 कहता है कि अनुच्छेद 38 में लोक कल्याण की अभिवृद्धि के संबंध में बताया गया है, जबकि अनुच्छेद 39 में समान कार्य के लिए समान वेतन का चर्चा आपको अनुच्छेद 39 में ही किया गया है। आते हैं दोस्तों अगले सवाल पे। अगले सवाल दोस्तों बोल रहा है, अगला सवाल दोस्तों कह रहा है कि 8वां सवाल कि चलैया समिति का गठन किस वर्ष किया गया था। दोस्तों तो यह किया गया था आपको 1991 में किया गया था। दोस्तों तो
चलैया समिति का दोस्तों उद्देश्य था कर दरों के सरलीकरण से दोस्तों यह संबंधित था तथा दोस्तों सर चलैया को भारत में कर सुधारों के पिता के रूप में जानते हैं। आते हैं दोस्तों अगले सवाल पे। अगले सवालों को दोस्तों देख लेते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि निम्न में से किस क्रांति का संबंध कोको उत्पादन या चमड़ा उत्पादन से है। दोस्तों तो भूरी क्रांति का संबंध दोस्तों आपका कोको उत्पादन या चमड़ा उत्पादन से। आते हैं दोस्तों अगले सवाल पे। अगले सवाल दोस्तों आपका कह रहा है कि एक धन जो आसानी से विदेशों से आता है लेकिन आसानी से चला जाता है, इसे इस प्रकार से जाना जाता है। दोस्तों तो इसे हॉट मनी के रूप में जाना जाता है। एक बार इसके ऑप्शन को देख लेते हैं। सॉफ्ट मनी वह होता है जिसमें उतार चढ़ाव कम होता है तथा दोस्तों हार्ड मनी यानी कि मूल्यवान धातु से बने सिक्कों को दोस्तों हम लोग हार्ड मनी बोलते हैं, जबकि चीप मनी दोस्तों कम ब्याज दर वाले मनी को दोस्तों हम लोग चीप मनी बोलते हैं। आते हैं अगले सवाल पे। अगले सवाल कर रहा है कि गन्ने का उचित और पारिश्रमिक मूल्य अनुमोदित करता है। दोस्तों तो यह हम अनुमोदित करता है आर्थिक मामलों पर कैबिनेट समिति को। आते हैं अगले सवाल पे। अगले सवाल कर रहा है कि असहयोग आंदोलन में कौन सा कार्यक्रम शामिल नहीं है। दोस्तों तो असहयोग आंदोलन में दोस्तों आपका सरकारी वाहनों से यात्रा करने पर पाबंदी यह शामिल नहीं है, जबकि आपके सरकारी पदों का त्याग, विदेशी मामलों का बहिष्कार, जबकि अदालतों का वकीलों द्वारा बहिष्कार, ये सब दोस्तों शामिल थे। एक बार दोस्तों असहयोग आंदोलन से संबंधित कुछ तथ्य को हम लोग देख लेते हैं। दोस्तों असहयोग आंदोलन है दोस्तों यह महात्मा गांधी की प्रथम जन आंदोलन है। दोस्तों यह 1 अगस्त 1920 को शुरू हुई थी। दोस्तों तो चौरा चौरी कांड की घटना के बाद दोस्तों 5 फरवरी 1922 में जो चौरा चौरी घटना हुई थी उसके बाद दोस्तों असहयोग आंदोलन को महात्मा गांधी ने वापस ले लिए थे। आते हैं दोस्तों अगले सवाल। अगला सवाल कर रहा है कि दांडी मार्च की समाप्ति किस तिथि को हुई थी। दोस्तों तो दांडी मार्च की समाप्ति दोस्तों आपके 6 अप्रैल 1930 को हुई थी, जो आपको ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। आते हैं दोस्तों थोड़ा दोस्तों दांडी मार्च से संबंधित कुछ तथ्य को देख लेते हैं। दोस्तों यह महात्मा गांधी की नमक के विरुद्ध शुरू की गई आंदोलन थी। दोस्तों तो यह आपके साबरमती से आपको दांडी तक लगभग 24 दिनों तक अपने गांधी जी अपने 78 साथियों के साथ लगभग 390 किलोमीटर की दूरी यानी कि 240 माइल्स की यात्रा तय किए थे। आते हैं दोस्तों अगले सवाल पे। अगले सवाल दोस्तों कह रहा है कि गांधी जी के जीवन काल में घटी निम्न घटनाओं का कालक्रम सही नहीं है। दोस्तों तो इसमें बताना है कि कौन सा कालक्रम दोस्तों सही नहीं है। आपको दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन जो आपको ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है दोस्तों यह सही नहीं है। यह आपको 23 मार्च 1942 दिया है, जो कि कांड जो को 5 फरवरी 1922 को हुआ था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो 7 सितंबर 1931 को हुआ था। पुणे समझौता गांधी जी और अम्बेडकर के बीच यह पुणे के यरवादा जेल में हुआ था, जो आपको 24 सितंबर 1932 को हुआ था। आते हैं दोस्तों अगले सवाल पे। अगले सवाल आपको कह रहा है कि आज़ाद हिंद फौज के साथ सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन कब किए थे। दोस्तों तो यह किए थे आपको 21 अक्टूबर 1943 को, जबकि सर्वप्रथम आज़ाद हिंद फौज का गठन रास बिहारी बोस के द्वारा आपका 29 अक्टूबर 1915 ईस्वी को अफगानिस्तान में किया गया था। आते हैं दोस्तों अगले सवाल पे। अगले सवाल दोस्तों कह रहा है कि सती प्रथा का उन्मूलन किया गया। दोस्तों तो सती प्रथा का उन्मूलन आपको 1829 के नियम 17 के द्वारा लॉर्ड विलियम बेंटिक एवं भारतीय समाज सुधारक राजा राम मोहन राय के सहयोग से किया गया था। आते हैं दोस्तों अगले सवाल पे। अगले सवाल दोस्तों कह रहा है कि बहाबियों के विद्रोह को कुचलने का श्रेय किस गवर्नर जनरल को जाता है। दोस्तों तो बहाबियों के विद्रोह को कुचलने का श्रेय आपको लॉर्ड इल्गिन प्रथम को जाना जाता है। एक बार इसके तथ्य को थोड़ा देख लेते हैं। दोस्तों तो बहाबी आंदोलन दोस्तों एक इस्लामी आंदोलन था, जो 1828 से लेकर 1888 ईस्वी तक चला था। दोस्तों तो इसके प्रमुख संस्थापकों में सैयद अहमद खां को माना जाता है, जो रायबरेली क्षेत्र से जुड़े हुए थे। आते हैं दोस्तों अगले सवाल पे। 18 नंबर सवाल को देख लेते हैं। 18 नंबर सवाल दोस्तों बोल रहा है कि त्रिपक्षीय संघर्ष निम्न में से कौन सा राजवंश शामिल नहीं था। दोस्तों
तो आपका जो पल्लव राजवंश था दोस्तों यह शामिल नहीं था, जबकि पाल, प्रतिहार एवं राष्ट्रकूट दोस्तों यह शामिल था। आते हैं दोस्तों अगले सवाल पे। अगले सवाल दोस्तों कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत शवों को दफनाने के अवशेष मिले हैं, इसमें शवों के सिर किस दिशा में रखे मिले हैं दोस्तों? तो इसमें शवों के सिर आपको उत्तर दिशा में रखे मिले हैं। दोस्तों थोड़ा देख लेते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता में दफनाने का जो जिक्र है दोस्तों यह हड़प्पा में मिला हुआ है, जबकि जलाने का जिक्र दोस्तों आपको मोहनजोदड़ो में मिला हुआ है। आते हैं अगले सवाल पे। अगले सवाल कह रहा है कि किस बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म को 2 संप्रदायों में विभाजन हो गया था दोस्तों? तो इसका विभाजन दोस्तों आपका हो गया था चतुर्थ बौद्ध संगति में। जो चतुर्थ बौद्ध संगति जो आपको ऑप्शन नंबर डी में दिया है। एक बार दोस्तों इस चतुर्थ बौद्ध संगति के संबंध में थोड़ा देख लेते हैं। चतुर्थ बौद्ध संगति दोस्तों हुआ था दोस्तों जिसकी अध्यक्षता दोस्तों वसुमित्र ने की थी, तथा इसके साथ उस समय उसके शासक कनिष्क थे, जो 98 ईस्वी में दोस्तों हुआ था, तथा दोस्तों यह जम्मू कश्मीर के कुंडल वन में हुआ था। आते हैं दोस्तों अगले सवाल पे। अगले सवाल आपको कह रहा है 21 नंबर सवाल, महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर केवल्य की प्राप्ति हुई? केवल्य दोस्तों तो महावीर स्वामी को दोस्तों केवल्य की प्राप्ति आपको रिजुपालिका नदी के तट पर हुई थी। तो महावीर स्वामी के संबंध में थोड़ा देख लेते हैं दोस्तों। महावीर स्वामी का जन्म दोस्तों 540 ईसा पूर्व तथा मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुआ था। साथ ही साथ दोस्तों महावीर अपने घर से त्याग भाई नंदीवर्मन की अनुमति से 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किए थे, तथा ये महावीर स्वामी जो 24वें तीर्थंकर थे, इनकी मृत्यु पावापुरी में 72 वर्ष की उम्र में हो गई थी, तथा इनका जन्म कुंडग्राम में हुआ था जो वैशाली में पड़ता है। आगे आते हैं दोस्तों अगले सवाल पे। अगले सवाल दोस्तों कह रहा है कि आजीवक संप्रदाय के संस्थापक निम्न में से कौन है? तो जो गोसाल है दोस्तों ये आजीवक संप्रदाय के संस्थापक है दोस्तों। ये मगलीपुत्र जो गोसाल है दोस्तों यह महावीर स्वामी के शिष्य थे, जो बाद में दोस्तों आजीवक संप्रदाय अलग एक बनाए हुए हैं दोस्तों। आजीवक संप्रदाय को दोस्तों दुनिया का प्राचीन दर्शन परंपरा माना जाता है, जो भारतीय जमीन पर पला। आगे आते हैं दोस्तों अगले सवाल पे। अगले सवाल कर रहा है कि किस मुगल शासक के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्णिम काल दोस्तों? शाहजहां के शासनकाल को दोस्तों स्थापत्य कला का स्वर्णिम काल बोलते हैं, जबकि जहांगीर के शासनकाल को दोस्तों चित्रकला का स्वर्णिम काल बोलते हैं दोस्तों। आते हैं अगले सवाल पर। अगले सवाल दोस्तों 24 नंबर सवाल कह रहा है कि मुगल काल में मुहतसिब कौन था दोस्तों? तो मुगल काल में जो मुहतसिब था दोस्तों आचरण अधिकारी होता था। आते हैं दोस्तों अगले सवाल पे। अगले सवाल कह रहा है कि दीवान ए अर्ज किस विभाग से संबंधित था? दीवान ए अर्ज आपका सैन्य विभाग से संबंधित था, जो आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। आते हैं दोस्तों अगले सवाल पे। अगले सवाल आपका बोल रहा है कि बसावन व दसवंत किस शासक के दरबारी चित्रकार थे दोस्तों? तो बसावन और दसवंत दोस्तों आपका अकबर के दरबारी चित्रकार थे। तो एक बार दोस्तों इसके देख लेते हैं। सावंत थे दोस्तों, दसावंत दोस्तों ये लघु चित्रकार थे। आगे आते हैं दोस्तों अगले सवाल पे। अगले सवाल आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? एक तरफ परमाणु विद्युत गिरी है, दूसरी तरफ राज है दोस्तों। नरौरा जो है इसमें जो आपका जो कुंडलकुलम जो दिया गया है दोस्तों कर्नाटक, यहीं गलत है दोस्तों। कुंडलकुलम दोस्तों आपका तमिलनाडु हो जाएगा दोस्तों। आगे आते हैं इसका एक बार देख लेते हैं। नरौरा जो आपको उत्तर प्रदेश में है, काकरापरा आपको गुजरात में है, जबकि तारापुर आपको महाराष्ट्र में है। आगे आते हैं अगले सवाल पर। अगले सवाल आपको दोस्तों बोला है कि 38वीं समानांतर रेखा किन 2 देशों के मध्य खींची गई है दोस्तों? तो 38वीं समानांतर रेखा दोस्तों आपके उत्तर कोरिया एवं दक्षिण कोरिया के बीच खींची गई है। एक बार दोस्तों इनको भी देख लेते हैं। उत्तरी वियतनाम एवं दक्षिणी वियतनाम के बीच दोस्तों आपकी 17वीं समानांतर रेखा है, जबकि अमेरिका एवं कनाडा के बीच आपकी दोस्तों 49वीं समानांतर रेखा है। अब जबकि जर्मनी एवं फ्रांस के बीच आपकी दोस्तों आप लोग जानते हैं इसको हम लोग मैगिनॉट रेखा बोलते हैं। आते हैं अगले सवाल पे। अगले सवाल आपको कह रहा है कि निम्न में से कौन सा एक अच्छे ईंधन का गुण नहीं है दोस्तों? तो आपके अच्छे ईंधन का गुण दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी कहता है कि जलने पर ज़्यादा से ज़्यादा अवशिष्ट व हानिकारक गैसों का उत्सर्जन होना चाहिए, जो एक अच्छे ईंधन का गुण नहीं है। तो अच्छे ईंधन का गुण है ईंधन का ऊष्मीयमान उच्च होना। उसके बाद कह रहा है कि ईंधन का प्रज्वलन ताप न तो कम न ही
ज़्यादा होना, इनमें से सभी। आगे आते हैं अगले सवाल पे। अगले सवाल आपको कह रहा है कि 30 नंबर सवाल दोस्तों बोल रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक बार दोस्तों देख रहा है, दोस्तों विटामिन B12, विटामिन B7, B12, विटामिन E एवं विटामिन K। दोस्तों आप लोग जानते हैं विटामिन B12 को धरना, विटामिन B12 का हो जाएगा दोस्तों पर्णाशी अरक्ता होना, विटामिन E का हो जाएगा आपको दोस्तों बंझापन उत्पन्न होना, जबकि विटामिन K का दोस्तों हो जाएगा रक्त का थक्का जमने में मदद करना। आते हैं दोस्तों अगले सवाल पे। अगले सवाल कह रहा है कि तारों की मध्य की दूरी ज्ञात करने की इकाई है। दोस्तों तारों की मध्य की दूरी ज्ञात करने की इकाई के दोस्तों हम लोग प्रकाश वर्ष बोलते हैं। इसका ऑप्शन दोस्तों गैलेक्टिक इकाई दिया गया है, जो कि गलत है। आगे आते हैं अगले सवाल पे। अगले सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग पुरुषों की तुलना में महिलाओं में बहुत कम होता है। दोस्तों तो पुरुषों की तुलना में महिलाओं में कम दोस्तों आपके वर्णांता हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। एक बार दोस्तों देख लेते हैं इसके ऑप्शन को। इसका ऑप्शन कह रहा है कि ब्रेन ट्यूमर को दोस्तों समझ लेते हैं। ब्रेन ट्यूमर दोस्तों होता है कोशिकाओं के जो नियंत्रण बिगड़ने से दिमाग के सेल्स अगर नष्ट हो जाते हैं तो दोस्तों वह कैंसर का रूप ले लेता है, जिसको हम लोग ब्रेन ट्यूमर बोलते हैं। आगे आते हैं घेंगा रोग, आपको जानबे करते हैं, जो गले से संबंधित एक रोग है। आते हैं अगले सवाल पर। अगले सवाल कह रहा है कि हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं के अंदर एक प्रोटीन है और यह निम्न में से किसका वहन करता है। दोस्तों तो यह आपके ऑक्सीजन का वहन करता है, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। आते हैं अगले सवाल पर। अगले सवाल है किसी पदार्थ का एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बिना तापमान में बदलाव के परिवर्तन होने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को दोस्तों हम लोग गुप्त ऊष्मा बोलते हैं। आते हैं अगले सवाल पे। अगले सवाल आपका कह रहा है कि निम्नलिखित कोशिका अंगों में किस में न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया जाता है। दोस्तों तो आपका न्यूक्लिक अम्ल दोस्तों आपका नहीं पाया जाता आपका जीव द्रव में। दोस्तों तो जीव द्रव को समझ लेते हैं दोस्तों। कोशिका झिल्ली के अंदर के द्रव्य को दोस्तों हम लोग जीव द्रव बोलते हैं। जो हरित लवक के बारे में आप लोग जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान दोस्तों हरित लवक दोस्तों प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलने का कार्य होता है। आगे आते हैं दोस्तों अगले सवाल पे। अगले सवाल आपको कह रहा है कि निम्न में से कौन सा विटामिन ए का अच्छा स्रोत है। दोस्तों आपके विटामिन ए का अच्छा स्रोत विटामिन ए का अच्छा स्रोत दोस्तों आपका जंतुओं के यकृत एवं गुर्दे है, जो ऑप्शन नंबर आपको सी में दिया गया है, जो आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। एक बार देख लेते हैं दोस्तों इसके और ही सारे ऑप्शनों को देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है मछली का तेल। मछली के तेल में दोस्तों ए और डी पाए जाते हैं। पालक में आपका बी, सी और ई विटामिन पाए जाते हैं, जबकि आपको आम में आपका विटामिन सी पाया जाता है। आते हैं अगले सवाल पे। अगले सवाल दोस्तों कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। एक बार दोस्तों इसका मिलान कर लेते हैं। पहले कह रहा है प्रतिरोध का दोस्तों हो जाएगा आपका ओम हो जाएगा, विद्युत प्रवाह का दोस्तों एम्पियर हो जाएगा, बल का दोस्तों न्यूटन हो जाएगा और पावर का दोस्तों वाट हो जाएगा। आते हैं अगले सवाल पे। अगले सवाल आपको 38 नंबर सवाल दोस्तों बोल रहा है कि धातुओं में सबसे कम घनत्व वाला तत्व कौन सा है। दोस्तों धातुओं में सबसे कम घनत्व वाला तत्व दोस्तों आपका लिथियम है, जबकि सबसे हल्का तत्व आपका दोस्तों हाइड्रोजन है। सबसे हल्का तत्व दोस्तों आपका क्या है, हाइड्रोजन है। आगे आते हैं अगले सवाल पे। 40 नंबर सवाल कर रहा है कि प्राकृतिक रबड़ के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है। दोस्तों तो प्राकृतिक रबड़ के बारे में दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए जो कथन दिया गया है दोस्तों वह सही है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि यह एक प्राकृतिक बहुलक है और इसमें लोचदार गुण होते हैं। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कर रहा है कि किस तत्व का रासायनिक गुण निम्न में कौन तय करता है। दोस्तों किसी तत्व का रासायनिक गुण आपको इलेक्ट्रॉन की संख्या तय करता है। अगला सवाल कह रहा है कि देवप्रयाग नदियों के संगम पर स्थित है। दोस्तों देवप्रयाग की नदियों के संगम पर आपका भागीरथी एवं अलकनंदा स्थित है। आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल आपको कह रहा है कि 42 नंबर सवाल निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा बीचों बीच गुजरती है। दोस्तों तो आपका मध्य प्रदेश से आपका दोस्तों कर्क रेखा बीचों बीच गुजरती है। आते हैं अगले सवाल पर। अगले सवाल कह रहा है
कि निम्नलिखित में से कहाँ सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। दोस्तों तो सर्वाधिक जैव विविधता आपको उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में पाई जाती है। थोड़ा जैव विविधता के संबंध में देख लेते हैं दोस्तों। जैव विविधता शब्द जो दिए थे वो डब्लू जी रोसेन ने जैव विविधता शब्द दिए थे, जबकि इसके जनक को दोस्तों E.O. विल्सन को दोस्तों जैव विविधता का जनक माना जाता है। आते हैं अगले सवाल पे। अगले सवाल आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है। दोस्तों देख लेते हैं, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। दोस्तों तो आपका रोहिला राष्ट्रीय उद्यान जो गुजरात में दोस्तों यही सुमेलित नहीं है, जबकि बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान आपका उड़ीसा, ये सब दोस्तों संबंधित है। आते हैं अगले सवाल पर। अगले सवाल कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन शीत महासागरीय जलधारा नहीं है। दोस्तों तो आपका अगुलहास जो है दोस्तों आपका शीत महासागरीय जलधारा नहीं है। अगुलहास दोस्तों ये हिंद महासागर की धारा है, जबकि दोस्तों शीत महासागर की धारा कौन कौन है देख लीजिए। हम्बोल्ट है, वेनेजुएला की धारा है, जबकि लेब्राडोर की धारा है। ये सब दोस्तों आपको शीत महासागरीय धारा है। हम्बोल्ट को दोस्तों हम लोग पेरू की जलधारा के नाम से जाने, जो प्रशांत महासागर की है। वेनेजुएला दोस्तों दक्षिणी अंध महासागर की है। लेब्राडोर भी आपकी दक्षिणी अंध महासागर की धारा है। आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल 46 नंबर सवाल दोस्तों कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। दोस्तों तो कावेरी नदी को दोस्तों हम लोग दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं, जबकि गोदावरी नदी को दोस्तों हम लोग दक्षिणी गंगा कहते हैं। दोस्तों दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी दोस्तों आपका गोदावरी ही है। आगे आते हैं अगले सवाल पे। अगले सवाल दोस्तों कह रहा है कि प्रशांत महासागर क्षेत्र में रिंग ऑफ फायर किस लिए जाना जाता है। तो प्रशांत महासागर में दोस्तों रिंग ऑफ फायर आपको भूकंप एवं ज्वालामुखी के लिए जाना जाता है। आगे आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल दोस्तों 48 नंबर सवाल दोस्तों बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, एक बार देख लेते हैं दोस्तों। तकला इसमें दोस्तों आपका सुमेलित नहीं है। जो गिब्सन जो है अफ्रीका, यही सुमेलित नहीं है। एक बार सुमेलित को देख लेते हैं। तकला मकान आपका चीन में है, थार मरुस्थल आपका भारत में है, आटाकामा मरुस्थल आपको चिली में है, जबकि गिब्सन मरुस्थल है दोस्तों यह पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया महादेश में है। ठीक है, आगे आते हैं दोस्तों अगला सवाल पे। अगला सवाल आपको कह रहा है कि प्रतिरोधात्मक या संघर्षणात्मक बेरोजगारी है। दोस्तों तो प्रतिरोधात्मक एवं संघर्षणात्मक बेरोजगारी जो है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। देख लेते क्या कह रहा है। व्यवसाय या रोजगार परिवर्तन की प्रक्रिया के दौरान श्रमिक या व्यक्ति का कुछ समय के लिए बेरोजगार होना प्रतिरोधात्मक या घर्षणात्मक बेरोजगारी कहलाता है। आगे आते हैं दोस्तों अगले सवाल पे। अगले सवाल दोस्तों 50 नंबर सवाल अंतिम सवाल है। कह रहा है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि MSP मार्जिनल सपोर्ट प्राइस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो दोस्तों तो इसका आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 दोनों सही है। एक बार देख लेते हैं इन ऑप्शन को। ऑप्शन 1 कह रहा है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा प्रस्तावित की जाती है। न्यूनतम समर्थन मूल्य कृषि लागत एवं मूल्य आयोग द्वारा अनुमोदित की जाती है। एक बार दोस्तों न्यूनतम समर्थन मूल्य को देख लेते हैं। दोस्तों न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार के द्वारा जो फसलें होती है, जो लगभग 23 फसलें हैं, उनको गारंटी दी जाती है। इन 23 फसलों में 7 अनाज की फसलें हैं, 5 दालों की है, 7 तिलहन की है तथा 4 व्यावसायिक फसलें शामिल हैं। आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल दोस्तों आपका स्मरणीय तथ्य दिया गया है, थोड़ा इसको देख लेते हैं। स्मरणीय तथ्य दोस्तों प्रमुख दर्शन एवं उनके प्रवर्तक से संबंधित है। इसको फास्ट हम लोग रिवीजन करेंगे। एक तरफ दर्शन है, दूसरी तरफ उसके प्रवर्तक है। दोस्तों तो योग का पतंजलि है, न्याय का गौतम है, सांख्य के कपिल है, चारवाक का दोस्तों आपका चारवाक है, चारवाक याद कर लीजिएगा। वैशेषी का दोस्तों कनाद है, पूर्व मीमांसा का दोस्तों जैमिनी है। आगे आते हैं उसके बाद उत्तर मीमांसा का दोस्तों बद्रायन है। अगला कह रहा है कि विभिन्न संप्रदाय उनके संस्थापक को देख लेते हैं। एक तरफ दोस्तों संप्रदाय है और दूसरी तरफ उसके संस्थापक है। पहला कह रहा है कि आजीवक जो है आपको मैथिली पुत्र घोषाल से संबंधित है। अनिश्चयवादी दोस्तों संजय वैठली पुत्र से संबंधित है। भौतिकवादी आपको पकुत कच्चायन से संबंधित है, जबकि घोर अक्रियावादी आपको पूरन कश्यप से संबंधित है।
इस तरह से दोस्तों 50 क्वेश्चन का यह सेट ख़त्म हुआ। अगर दोस्तों यह वीडियो आपको अच्छा लगा हुआ हो तो आप कमेंट करना और शेयर करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों।